हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का टॉपर क्लास में। और आज का क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस क्लास में विज्ञान का टेस्ट लेंगे और ये टेस्ट आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस टेस्ट को अगर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि विज्ञान की तैयारी कितनी हुई है और कितनी अभी बाकी है। तो टोटल इसमें 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और आपको 30 में से 25 सही करके दिखाना है। अगर 30 में से 25 सही हो जाता है या इससे ज्यादा सही होता है तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो चुकी है। और बिल्कुल आपको ऐसी तैयारी आपको करते रहना है ताकि बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आए। और जो भी बच्चे का 30 में से अगर मान लीजिए 20 के नीचे सही होता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा और आपको मेहनत करना है ताकि बोर्ड एग्जाम में और आपका अच्छा नंबर आए। तो आप लोग क्या करिए, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और अपना टेस्ट दीजिए और लास्ट में ईमानदारी पूर्वक आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका 30 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। आपके कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको मैसेज कर देना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो इधर से लिंक जाएगा और आपसे भी बच्चे लिंक को दबा के ज्वाइन हो जाइएगा। तो आपसे भी बच्चे ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। चलिए क्लास को हम लोग यहां पे शुरू करते हैं। आ गया है यहां पे पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर जो क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है, यानी दाढ़ी बनाने में हम लोग किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो दाढ़ी बनाने में आपको याद रखना है, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। और दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का ही प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण को हम लोग जितना पास रखेंगे उतना हम लोगों का चेहरा बड़ा बनता है। यानी फोकस से जितना हम लोग ध्रुव के पास में जाएंगे, यानी दर्पण के पास में जाएंगे, उतना हम लोगों का चेहरा बड़ा बनता है। तो जिससे हम लोग सेविंग करने में आसानी हो जाता है। अगर दाढ़ी वाड़ी इधर उधर छूट जाए तो हमें दिखाई देता है। तो आपको याद रखना है दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयुक्त होता है, तो अवतल दर्पण का। इसे आपको याद रखना। अवतल दर्पण का और उपयोग कहां पे होता है, चिकित्सा क्षेत्रों में होता है, ठीक है। और आपका जो मोटर गाड़ी होता है ना, उसका अग्रदीप जिसे हेडलाइट बोलते हैं, अग्रदीप में भी किया जाता है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे काम करता है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो विद्युत फ्यूज है ये विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे काम करता है। तो जब भी विद्युत फ्यूज अगर हम लोग परिपथ में जोड़े रहेंगे और जब भी हाई वोल्टेज जाएगा ना तो ये गर्म होने लगेगा। और गर्म होकर क्या होता है, पिघल जाता है, जिससे जो परिपथ है हम लोग घर में वो क्या होता है, सुरक्षित बच जाता है। तो ये क्या होता है, जब भी हाई वोल्टेज जाएगा ना तो ये गर्म होने लगेगा। और जो भी पदार्थ अगर उसको करंट दिया जाए, अगर वो गर्म होने लगे तो उसे हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे वो काम करता है। तो यहां पे ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही जाएगा। इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि विद्युत परिपथ के सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है, ऐसे बोर्ड एग्जाम में आता है। तो विद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो इसी फ्यूज का प्रयोग करते हैं। इसे आपको याद रखना है। और जो फ्यूज है बाबू वो किस पे काम करता है, तो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे काम करता है। इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, तो आपको याद रखना है ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, V=IR होता है। इसे आपको याद रखना है। वोल्ट हो गया यहां पे, V से वोल्ट, I से क्या हो जाएगा हम लोग का धारा, और R क्या होता है बाबू, प्रतिरोध। यही R का मान निकालना है। तो R का मान कैसे निकलेगा, तो देखिए I और R के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह होता है जहां पे कुछ भी नहीं होता है। तो I इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। भाग करने का अर्थ बट्टा के नीचे आ जाएगा। तो V/I और इधर क्या बच जाएगा, अपना R बच जाएगा। अब इसे सीधा करके लिख दीजिए, R बराबर क्या हो जाएगा, V/I। तो प्रतिरोध निकालने का बाबू जो सूत्र होता है वो क्या होता है, R बराबर V/I। इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है कि ओम का नियम का गणितीय रूप क्या है। तो ओम के नियम का गणितीय रूप क्या होता है, V=IR। इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है आप यहां पे देखिए कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो डायनेमो है इससे हमें कैसी धारा मिलती है। तो डायनेमो से आपको याद रखना है दिष्ट धारा, यानी डीसी करंट भी मिलता है हमें, आपको याद रखना है। और प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट भी हमें मिलता है। तो डायनेमो से दोनों धाराएं हमें मिलती है। इसे आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट होगा। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता
है। यानी जो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर होता है बाबू, वो कैसा जल में पनपता है? तो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर आपको याद रखना है कि साफ जल में पनपता है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला जो ऑप्शन होगा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में यह भी पूछता है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है वो गंदा जल में उत्पन्न होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता? अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ है जिसे हम लोग लेंस बनाने में नहीं करते हैं। तो लेंस बनाने में जल का भी प्रयोग होता है, क्योंकि घिसना रहता है तो जल के सहायता से ही घिसा जाता है। दूसरा होता है कांच, तो कांच का भी लेंस होता है। और दूसरा फाइबर का लेंस होता है। फाइबर किसका बना होता है? प्लास्टिक का। तो आपको याद रखना है जल का भी प्रयोग होता है घिसने के लिए, कांच का भी लेंस होता है और आपका प्लास्टिक का भी लेंस होता है। तो ये तीनों का प्रयोग होता है, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है। इसे आपको याद रखना है। डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी देगा या आपको यहां पे देगा न्यूनतम दूरी, ठीक है ना? न्यूनतम दूरी देता है या अल्पतम दूरी लगभग कितना होता है? तो सामान्य दृष्टि के लिए अल्पतम दूरी कितना होता है, कितना दूर तक हम लोग एकदम स्पष्ट देख सकते हैं? तो आपको याद रखना है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को बिना आंख पे जोर दिए हम लोग देख सकते हैं। और 25 सेंटीमीटर से जैसे हम लोग नजदीक लाएंगे ना, आंख पे जोर आपको डालना मतलब लगेगा कि आंख पे जब तक जोर नहीं डालिएगा तब तक वो आपको दिखाई नहीं देगा, तो आंख पे जोर डालना पड़ जाता है। तो आपको याद रखना है सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी या अल्पतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अब यहीं पे क्वेश्चन आता है कि स्पष्ट दर्शन की दूर बिंदु कितना होता है? तो स्पष्ट दर्शन का दूर बिंदु कितना होता है? तो वो होता है अनंत। इसे आपको याद रखना है, दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए कि लोहे की परमाणु संख्या है। अभी यहां पे आपको बताना है कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो लोहे की बाबू परमाणु संख्या कितनी होती है? तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। और लोहा का संकेत क्या होता है? Fe होता है। इसे आपको याद रखना है। और लोहा का अयस्क कौन सा है? बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो लोहा का अयस्क बाबू कौन सा है? तो आपको याद रखना है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। ये दोनों आपको याद रखना है कि हेमेटाइट और जो मैग्नेटाइट है ये लोहा का अयस्क है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान कितना होता है? तो कोई विलयन क्या कर रहा है? लाल को नीला कर रहा है। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि लाल को नीला कौन करता है। तो आपको याद रखना है जो क्षार होता है ना, वो क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। इसे आपको याद रखना है। और जो अम्ल होता है बाबू, ये क्या करता है? आपको याद रखना है। तो अम्ल जो होता है ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल करता है। इसे आपको याद रखना है। तो यहां पे क्या दे रहा है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है। तो लाल को नीला कौन करता है? क्षार करता है। और क्षार का पीएच माप बाबू कितना होता है? तो 7 से अधिक होता है। इसे आपको याद रखना है। कितना होता है बाबू? 7 से अधिक होता है। अब इसमें दिया गया है 4 गो, उसमें देखिए 7 से अधिक कौन है? तो 7 से अधिक कौन है? 10 है। 7 से ज्यादा तो यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। और अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है। इसे आपको याद रखना है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आपको याद रखना है बॉन्ड OH को अल्कोहल बोलते हैं। बॉन्ड CHO को क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड बोलते हैं। बॉन्ड COOH को क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। और बॉन्ड यहां पे CO को क्या बोलते हैं? कार्बोनिक अम्ल बोलते हैं। इसे आपको याद रखना है, कार्बोनिक अम्ल। तो ये सब आपको याद रखना है, ये बोर्ड एग्जाम में बाबू पूछते रहता है। इसे आपको एक एक याद रखना है। तो बॉन्ड CH को क्या बोलते हैं? हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं। इसे आपको याद रखना है। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, यानी नाभिकीय ऊर्जा हमें किससे किससे मिल सकता है? तो आपको याद रखना है नाभिकीय ऊर्जा जो है यूरेनियम से हमें मिलता है। इसे आपको याद रखना है। थोरियम से मिलता है, मोनाजाइट से मिलता है। इसे आपको याद रखना है। लेकिन अभी सबसे ज्यादा किससे हमें एनर्जी मिलता है? तो यूरेनियम से मिलता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि जो यूरेनियम है ये भारत में कहां होता है?
तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है जहां से यूरेनियम निकलता है? तो आपको याद रखना है जादूगोड़ा। और जादूगोड़ा कहां पे है? तो आपको याद रखना है आपको झारखंड में, झारखंड में है जादूगोड़ा, इसे आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा जिससे उत्पन्न होता है उस युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को बोलते हैं, आपको याद रखना है जनित्र, जनित्र बोलते हैं। ए वाला जो ऑप्शन होगा ना बिल्कुल एकदम 100% राइट हो जाएगा, और इंग्लिश में बोलते हैं जनरेटर। तो विद्युत धारा जिससे उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जनित्र बोलते हैं, इसे आपको याद रखना है। और ए मीटर से बाबू क्या करते हैं? तो ए मीटर से आपको याद रखना है विद्युत धारा को मापते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि लघु पतन के समय परिपथ में धारा का मान। तो लघु पतन के समय परिपथ में धारा का मान कितना होता है? तो धारा का मान बढ़ जाता है, बहुत तेजी से धारा का मान प्रवाहित होता है, इसे आपको याद रखना है। और ओवरलोडिंग या लघु पतन एक होता है शॉर्ट सर्किट, ठीक है ना, अति भारण और लघु पतन। अति भारण में भी धारा का मान बढ़ जाता है, और लघु पतन में भी क्या होता है? धारा का मान बढ़ जाता है और प्रतिरोध शून्य हो जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि लघु पतन के समय परिपथ में धारा का मान तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। और जो प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध जो होता है ये बहुत कम हो जाता है, इसे आपको याद रखना है, यह शून्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं की संख्या होती है? तो ओजोन के एक अणु में ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? आपको याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। तो इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु है बाबू? तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु है, ये 3 ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, इसे आपको याद रखना है। तो जो ओजोन परत है आपको याद रखना है, ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो यहां पे पूछा जा रहा है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं की संख्या होती है? 3 होती है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल से जाएगा। और जो ओजोन परत है ये हमें किससे रक्षा प्रदान करती है? बोर्ड एग्जाम में आता है कि ओजोन परत हमें किससे रक्षा देती है? तो आपको याद रखना है पराबैंगनी किरणों से, पराबैंगनी किरणों से हमें रक्षा प्रदान करती है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहीं से आपसे पूछ दिया जाएगा कि जो ओजोन परत है ये किस कारण से नष्ट हो रहा है? तो ओजोन परत बाबू किसके कारण से नष्ट हो रहा है? तो आपको याद रखना है सीएफसी गैस। सीएफसी का पूरा नाम क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यानी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये क्या करता है? ओजोन परत को नष्ट करता है, इसे आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए कि मनुष्यों में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो मनुष्यों में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? तो मनुष्यों में आपको याद रखना है दो वृक्क होता है, वृक्क होता है, इसे आपको याद रखना है। वृक्क को बोला जाता है, आपको याद रखना है किडनी। यानी मनुष्यों में जो किडनी होता है आपको याद रखना है ये 2 होता है, इसे आपको याद रखना है। और जो किडनी होता है इसका काम क्या है? तो आपको याद रखना है जो शरीर का कचरा है ना उसको बाहर निकालना, यानी उत्सर्जन से ये संबंधित है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आएगा कि मनुष्यों में कितने वृक्क होते हैं? तो मनुष्यों में 2 या इसे एक जोड़ी भी बोला जाता है। एक जोड़ी में कितना होता है? जोड़ा में 2 होता है ना, तो एक जोड़ा बोला जाएगा, ये इसे 2 बोला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहीं पे पूछा जाता है कि जो वृक्क का आकार होता है ये कैसा होता है? यानी जो किडनी होता है ये कैसा दिखाई देता है? तो आपको याद रखना है सेम के बीज के समान, सेम के बीज के समान, इसे आपको याद रखना है, ये दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए कि 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। 2 तंत्रिका कोशिका के बीच में जो खाली स्थान होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो 2 तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में जो खाली स्थान होता है इसे हम लोग बोलते हैं, आपको याद रखना है सिनेप्स या सिनेटिक दरार, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन आएगा कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो आप लोगों का जवाब क्या होगा? शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है बाबू वो कौन सी है? तो आपको याद रखना है तंत्रिका कोशिका। जो तंत्रिका कोशिका होती है ना ये हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में यही पूछ देगा कि शरीर के यहां पे तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? तो आपको याद रखना है न्यूरॉन। तो ये भी आपको याद रखना है, न्यूरॉन बोलते हैं, इसे आपको याद रखना है। तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए कि पराग कोश में होते हैं। अब यहां पे आपको बताना है कि पराग कोश में क्या होते हैं। तो पराग कोश में बाबू क्या होते हैं? तो पराग कोश में पराग कण होते हैं। यहां पे डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल से जाएगा। और यह भी क्वेश्चन आता है कि पुष्पों में फल कौन बनता है? तो जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें फल कौन बनता है? तो आपको याद रखना है अंडाशय। जो पेड़ फूल में अंडाशय होता है ना वही विकसित होकर फल बनता है, इसे आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन आप देखिए कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी अधिक समानता किससे, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी अधिक समानता किससे है, हम लोग किसकी तरह दिखाई देते हैं। तो हम लोग आपको याद रखना है चिंपैंजी की तरह दिखाई देते हैं, चिंपैंजी से हम लोगों की बहुत ज्यादा समानताएं हैं। बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, तो ये दो जीवों में होता है, हाइड्रा और ईस्ट, इसका नाम आपको याद रखना है। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, तो हाइड्रा और ईस्ट में होता है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला जो ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अमीबा में द्विखंडन होता है, प्लाज्मोडियम में द्विखंडन होता है और लिस्मेनिया में द्विखंडन होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो संगमरमर का बाबू रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3 होता है, इसे आपको याद रखना है। संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है ये क्या होता है, CaCO3 होता है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, यानी जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उनमें जो ऑक्सीजन वो लोग छोड़ते हैं, तो वो लोग कहां से छोड़ते हैं, तो पेड़ पौधे जो जमीन से जल लेते हैं ना, उसका फॉर्मूला होता है H2O, और भोजन में बनाते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज में क्या होता है, ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6H12O6 होता है। तो हाइड्रोजन का ज्यादा प्रयोग होता है, ऑक्सीजन का कम ये लोग प्रयोग करते हैं, तो इसमें का हाइड्रोजन ये लोग ज्यादा यूज करते हैं और जो ऑक्सीजन है इसका कम प्रयोग करते हैं। तो जो ऑक्सीजन बचता है ना उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, इसे आपको याद रखना है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे अलग होकर बाहर निकलता है, तो आपको याद रखना है जल से अलग होकर बाहर निकलता है, इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तब क्या बनाते हैं, तो पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तब ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, इसे आपको याद रखना है। मैग्नीशियम पाया जाता है, यहां पे आपको बताना है कि जो मैग्नीशियम है ये किस में पाया जाता है। तो मैग्नीशियम बाबू किस में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है क्लोरोफिल। और ये जो क्लोरोफिल है ना इसका रंग कैसा होता है, तो क्लोरोफिल का रंग जो होता है वो हरा होता है, इसे आपको याद रखना है। और क्लोरोफिल के कारण ही आपको याद रखना है कि जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वो हरी दिखाई देती हैं, इसे आपको याद रखना है। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में, और क्लोरोफिल के कारण ही क्या होता है, पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो हरी दिखाई देती हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। अब यहां पे आपको बताना है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से आपको याद रखना है मधुमेह रोग होता है, यानी शुगर रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। इंसुलिन क्या है, हार्मोन है, और ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये क्या करता है, चीनी का पाचन करता है, और जब इसकी कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में चीनी का पाचन करने वाला कोई नहीं रह जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में चीनी की मात्रा ज्यादा हो जाती है और हमें शुगर रोग हो जाता है। तो आपको याद रखना है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन के कमी से आपको याद रखना है मधुमेह रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण, वर्ण का मतलब होता है रंग, किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, तो आपको याद रखना है दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, तो आपको याद रखना है लाल रंग। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो बैगनी रंग होता है ना इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। अब देखिए लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है ना तो ये झुकता भी कम है, जब ये प्रिज्म से गुजरेगा तो ये झुकेगा भी कम और ये विचलित होगा कम। और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम है ना, तो जब ये प्रिज्म से होकर गुजरता है तो ये झुकता भी ज्यादा है और विचलित भी ज्यादा होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, इसे आपको याद रखना है। और ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल, आपको याद रखना है। और कूलम्ब किसका होता है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है 26 नंबर की, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, यानी जो विद्युत बल्ब का तंतु होता है, यानी जो विद्युत बल्ब का ये फिलामेंट होता है, ये किसका बना होता है, तो विद्युत बल्ब का जो ये फिलामेंट होता है ये टंगस्टन का बना होता है, इसे आपको याद रखना है। किसका बना होता है, टंगस्टन का, इसे आपको याद रखना है। और विद्युत बल्ब में कौन सी गैस डाली जाती है, तो विद्युत बल्ब में आपको याद रखना है निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस किसे कहते हैं, तो जो अन्य गैसों से अभिक्रिया नहीं करती है उसे निष्क्रिय गैस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है, यानी कौन सा गैस है
जो ग्लोबल वार्मिंग जिससे बढ़ता है, या क्वेश्चन ये भी आता है कि मुख्य प्रदूषक गैस कौन सा है। तो मुख्य प्रदूषक गैस कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे आपको याद रखना है। या क्वेश्चन अगर आएगा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है, तो आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों का आंसर होगा, आपको याद रखना है। और ये भी क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है। इसे आपको याद रखना है 0.03%। 0 पॉइंट आपको याद रखना है यहां पे कि 0.03% पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। उदासीन यानी होता है न्यूट्रल, तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, आपको याद रखना। और जो जल होता है ना, ये उदासीन होता है। जो जल होता है ना ही ये अम्लीय होता है ना ही ये क्षारीय होता है, इसे आपको याद रखना है। जल का भी पीएच मान 7 होता है, जल उदासीन विलयन है, और किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है आप यहां पे देखिए 29 नंबर की, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बेकिंग सोडा जिसे हम लोग बोलते हैं खाने वाला सोडा, तो खाने वाला सोडा यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 होता है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। और धोने वाला सोडा क्या होता है, तो Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, इसे आपको याद रखना है। ये धोने वाला सोडा होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम में आता है, तो इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है। एक्वा रेजिया क्या है, तो इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अम्लराज बोलते हैं। और जो अम्लराज होता है बाबू, इसमें कौन सा पदार्थ घुलता है अम्लराज में, तो आपको याद रखना है सोना। सोना एक ऐसा तत्व है जो किसी भी द्रव में नहीं घुलता है, केवल एक्वा रेजिया यानी अम्लराज में घुलता है। और अम्लराज जो होता है बाबू, ये किससे मिलकर बना होता है, तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 से मिलकर बनता है, इसे आपको याद रखना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हम लोग 3 के अनुपात में लेते हैं और HNO3 1 के अनुपात में लेते हैं। अगर मान लीजिए ये 3 लीटर लेंगे तो ये आपको 1 लीटर लेना पड़ेगा, तो ये 3:1 के अनुपात में ये मिला के बनाया जाता है। ये आपका एक्वा रेजिया, इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता दिए हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग टेस्ट भी दे दिए, अब आप लोग जल्दी से कॉमेंट करके बता दीजिए कि आपका 30 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। कॉमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आपके 30 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। आपके कमेंट को हम जरूर रिप्लाई देंगे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि वो भी बच्चे जुड़ सके और उनकी भी तैयारी हो सके। जो भी बच्चे अगर क्लास 10th में हैं, आपके दोस्त हैं या कोई भी हैं, तो उनके पास व्हाट्सएप पे ये वीडियो आप लोग जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।